प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9 विषय हिंदी। हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास अर्थात हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है और इसका विकास कैसे हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, इसके विषय में आज हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, वर्तमान में प्रचलित जो हिंदी भाषा खड़ी बोली का वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा जो आपकी खड़ी बोली आप हम सब पढ़ते हैं, बोलते भी हैं, वो परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है। अर्थात वो खड़ी बोली का एक परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है। विद्वानों का मत है कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रज भाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ। इससे हुआ ब्रज भाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ। ये विद्वान मानते हैं कि खड़ी बोली का जो विकास हुआ वो ब्रज भाषा एवं राजस्थानी गद्य से। कुछ विद्वान इसको दक्षिणी एवं अवधी गद्य का मिश्रित रूप मानते हैं। कुछ विद्वान इसको अवधी और दक्षिणी हिंदी का अर्थात ये आपका जो गद्य का विकास हुआ ये दक्षिणी और अवधी का मिश्रित रूप जो है इससे मानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गद्य का जो साहित्यिक रूप है, गद्य का जो साहित्यिक रूप है उसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास दृष्टिगोचर होता है। उसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास दृष्टिगोचर होता है। हाँ, तो हिंदी गद्य का जो आविर्भाव है, हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में अगर देखा जाए तो विद्वानों के बहुत सारे अलग अलग मत हैं, विचार हैं। कुछ विद्वान तो इसको हिंदी गद्य का विकास जो होता है 10वीं शताब्दी, तो कुछ विद्वान इसको 13वीं शताब्दी मानते हैं और कुछ 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक मानते हैं। तो इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन आपके नोट्स में जो दिया जा रहा है उसको आप ध्यान से पढ़ें। गद्य का प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। ठीक है, गद्य का जो प्राचीनतम रूप मिलता है वो हमें ब्रज भाषा एवं राजस्थानी भाषा में देखने को मिलता है। राजस्थानी गद्य की समय सीमा, राजस्थानी जो गद्य की समय सीमा है वो 11वीं से 14वीं शताब्दी तक मिलता है या देखा जा सकता है। और ब्रज भाषा गद्य की जो समय सीमा है, ब्रज भाषा गद्य की जो समय सीमा है वो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक देखा जाता है, माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10वीं 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक या 13वीं शताब्दी के मध्य की जो हिंदी रही है वो हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ। अर्थात हिंदी गद्य का आविर्भाव अगर हम मुख्य रूप से देखना चाहें तो 10वीं 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य जो हिंदी का विकास हुआ वो आपका हिंदी गद्य का ही आविर्भाव हुआ। ठीक है, अब इसके आगे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हिंदी गद्य का जो हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है, हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है उस विकास को कितने कालक्रमों में विभाजित किया गया है। हिंदी गद्य साहित्य जो मेन पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, आपको उसका अध्ययन करना है। तो हिंदी गद्य साहित्य को प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास को कितने कालक्रमों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आपका प्रश्न बन जाता है। जो मुख्य बिंदु आपके लिए है, हिंदी गद्य साहित्य को कितने काल क्रमों
में विभाजित किया गया है। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य को कितने काल क्रमों में विभाजित किया गया है। अगर देखा जाए किसी भी विषय का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उस विषय को थोड़ा थोड़ा पार्ट में, थोड़े थोड़े भागों में करके हम अध्ययन करते हैं तो हमारे अध्ययन करने में भी सरलता होती है और समझने में भी सरलता होती है और हमारे कंठस्थ करने में भी सरलता होती है। इसलिए हिंदी गद्य साहित्य को जो विभाजन किया गया है उसको कई खंडों में बांट करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य को कितने कालक्रमों में विभाजित किया गया है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, इसका आंसर आप लिख दे, हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य को कितने कालक्रमों में विभाजित किया गया है, इसको लिख सकते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य को निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया गया है, या हम कह सकते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य को 6 कालक्रमों में विभाजित किया गया है। हिंदी गद्य साहित्य को निम्नलिखित काल क्रमों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य को निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया गया है। पहला आपका विभाजित किया गया, पहला है प्राचीन युग। क्या है? प्राचीन युग। इसको हम ये भी कहते हैं पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग ये माना जाता है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी। 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरा है आपका भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। प्राचीन युग अर्थात पूर्व भारतेंदु, मतलब भारतेंदु युग से पहले की बात प्राचीन युग में। दूसरा है आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक माना जाता है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है, देखिए भारतेंदु युग कुछ विद्वानों का जो मान्यता है, कुछ विद्वान इसको 1850 से ही मानते हैं, 1850 से 1900 ईस्वी तक। और कुछ विद्वान जो मान्यता है, पूर्ण मान्यता है, वो 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग, जो सन 1900 से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग जो सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1900 से 1922 तक। ठीक है, एक चीज़ सारी यहाँ पे मैंने सन नहीं दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान नहीं आया है। ठीक, तीसरा आपका होता है शुक्ल युग, नहीं चौथा आपका है शुक्ल युग। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? जिसको हम छायावादी युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावादी युग। ठीक, शुक्ल युग को छायावादी युग। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि शुक्ल युग को और किस नाम से जाना जाता है।
तो आपका छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। इसका समय निर्धारण है 1919 से 1919 से 1919 से आपका 1938 तक, 1938 तक। कहीं कहीं आपका 1922 भी लिखा रहता है। कुछ विद्वान 1922 भी मानते हैं, कुछ 1919 मानते हैं, लेकिन आपके नोटबुक में जो दिया गया है, किताब में जो दिया गया है, पुस्तक में जो दिया गया है, वो 1919 से 1938 ईस्वी तक माना गया है। इसको हम परफेक्टली मानते हैं। 1922 से जो माना गया है उसके विषय में हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। अगला है आपका शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग कौन सा युग? शुक्लोत्तर युग, जिसको छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। छायावादोत्तर युग, ठीक है। शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, ये सन 1938 से 1947 तक, सन 1938 से 1900 तक माना जाता है। अब छठवां आपका हो जाता है स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर अर्थात जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का युग। जब आपका देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्रता से स्वतंत्र हो गया, उसके बाद का जो समय है उसी को हम कहते हैं स्वातंत्र्योत्तर युग। इसका समय है 1947 से, सन 1947 से अब तक, चाहे आज तक लिख देंगे, ठीक है। ये आपके हिंदी गद्य साहित्य का जो काल विभाजन रहा, हिंदी गद्य साहित्य को कितने काल क्रमों में विभाजित किया गया, ये हिंदी गद्य साहित्य का जो काल विभाजन है, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इस पे आप 2-4 बार कम से कम पढ़ेंगे और ये आपका धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि परीक्षाओं में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब आपको हम थोड़ा सा 2-4 प्रश्न दे देते हैं, वो उस प्रश्न का आंसर आप इसमें से भी छांट सकते हैं और अपने पुस्तक को पढ़ करके उसमें से भी आप निकाल सकते हैं। जिसे हम रफ कर दें, ठीक है, रफ कर देते हैं और आप प्रश्न ले लीजिए जल्दी जल्दी। अपनी कॉपी अगर निकाले हैं तो लिख लीजिए। पहला प्रश्न आपका बनता है, खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस भाषा में हुआ? प्रश्न बन जाता है, खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस भाषा से हुआ? ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका बन जाता है, राजस्थानी गद्य की समय सीमा। दूसरा प्रश्न आपका हो जाता है, राजस्थानी गद्य की समय सीमा क्या है? ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका हो जाता है, ब्रजभाषा गद्य की समय सीमा क्या है? ब्रजभाषा गद्य की समय सीमा क्या है? ब्रजभाषा गद्य की समय सीमा क्या है? चौथा प्रश्न आपको दिया जाता है, हिंदी गद्य साहित्य के विकास को कितने कालक्रमों में विभाजित किया गया है? हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य
के विकास को कितने कालक्रमों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, आपको एक प्रश्न और दे देते हैं। द्विवेदी युग का काल निर्धारण कीजिए। ठीक है, द्विवेदी युग का काल निर्धारण कीजिए। ठीक है, अब ये चीज़ जो आपको बताया गया है इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, पुस्तक में भी देख करके आपके पास पुस्तक होगी तो पुस्तक में देख करके आप उसको ढूंढ सकते हैं। एक बार पुस्तक में पढ़ेंगे। अब इसमें पढ़ने के बाद जो बातें आपको समझ में नहीं आएगी वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो हम अगले वीडियो में आपको स्पष्ट करने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। धन्यवाद।